नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 20 जून 2023 और आज भी एमटीएस का एग्जाम है और अंतिम दिन का एग्जाम है आज। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए, अधिकांश प्रश्नों को प्राप्त कर लिया गया है। आप जानते हैं कि 100% एक्यूरेट प्रश्नों के साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी पॉइंट टू पॉइंट देता हूं, जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखिए सेकेंड शिफ्ट में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछे गए, घोंघा किस फाइलम की प्रजाति है। मैंने आपको बता रखा है, पहचानने के तरीके भी बता रखे हैं कि भाई जिसके शरीर के ऊपर कवच लगा हो ना, जिसके शरीर के ऊपर कवच हो, ये सभी के सभी मोलस्का फाइलम में चले जाते हैं। तो घोंघा के ऊपर भी आप देखिएगा कवच लगा रहता है। उसी प्रकार से गांव घर में एक डोका होता है, घोंघा का बड़का भाई, इसके ऊपर भी कवच लगा रहता है। ये भी आपके मोलस्का फाइलम में चले जाएंगे। इसके अलावा घोंघी, सीपी, कौड़ी, ऑक्टोपस भी मोलस्का में है। ये मैं भी अलग से भी बताया हूँ कि ऑक्टोपस जो है देखने में तो एकदम गुलगुल करता रहता है उसका शरीर, लेकिन ये भी मोलस्का फाइलम के ही हैं। इसके अलावा केचुआ, जोंक, ये जो एनालाइडा फाइलम के हैं, जिसकी भी शरीर ट्यूब के जैसा होता है, जिसके भी शरीर आपके रस्सी के जैसा होता है। तो सांप को नहीं मिला दीजिएगा, है ना। जो ट्यूब के आकार की होती है, जैसे जोंक, केचुआ, ये सब आपका एनिलीडा फाइलम में आ जाएगा। कीट, पतंग, तितली, मकड़ी, ये सभी के सभी जो है आर्थ्रोपोडा श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। जिस प्रकार से आप पादप के अंदर पढ़ते हो ना, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उसी प्रकार से यहाँ पे जंतु के अंदर पढ़ना है आपको। ये संघ है ना। इसके अलावा 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन सा एक्ट लागू किया गया था। ये कोई पूछने की बात है जी। 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट को पेश किया गया था, है ना। ये काफ़ी फेमस भी हुआ है। तो 1773 के जो है रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद एक एक्ट आता है 1784 में, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर देना है। जो बच्चे न्यू एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की मांग कर रहे हैं, उनकी भी बात को मैं सुनूंगा। हालांकि अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है ना। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लाऊंगा, तो बने रहिएगा, है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी मैं इसमें इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि जब भी आपको संविधान में सबसे अधिक तथ्यों को कहाँ से शामिल किया गया है, ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको आंसर देना है भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान जो है इनका झेरॉक्स है, समझिए। अधिकांश चीज़ों को यहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है। फिर भी बहुत सारे देश से जो है अच्छे अच्छे चीज़ को हम संविधान के अंदर ग्रहण किए हैं। इसके अलावा मॉडल मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया था। इसमें सबसे पहले देश के अंदर सांप्रदायिक चुनाव करवाए गए थे, यानी हिंदू अलग चुनाव करेंगे और मुस्लिम समुदायों के लोग अलग चुनाव करेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, ये 1919 में आता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के जस्ट पहले जो है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चेम्सफोर्ड के काल में कई सारे घटना घटती है, जैसे खेरा सत्याग्रह, महात्मा गांधी का अहमदाबाद वाला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, है ना। ये सभी के सभी जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये सभी के सभी चेम्सफोर्ड के काल में होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1952 ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। ये मेरे हिसाब से जटिल प्रश्न है। 1952 ओलंपिक खेल का आयोजन जो है ये आपका हेलसिंकी फिनलैंड में हुआ है। इसे मॉडरेट टू अपर क्वेश्चन कहा जाएगा, क्योंकि इसमें कोई क्लू भी नहीं है और इतने डिटेल से आपको क्वेश्चन पूछ लिया है। इतना पीछे का कौन याद रखता है भाई। 1952 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ, तो हेलसिंकी फिनलैंड में हुआ है। ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में एथेंस ग्रीस से हुआ और भारत जो भाग लिया, ये 1900 के ओलंपिक जो पेरिस में हुआ था, यहाँ से भाग लिया था। जो कल पूछा गया था कि 1900 ईस्वी के ओलंपिक खेल का आयोजन किस शहर में की गई थी। पिछला ओलंपिक टोक्यो में, 2020 वाला जो है 2021 में कराया गया था, ये टोक्यो ओलंपिक है। इसके अलावा आगामी ओलंपिक 2024 में होगी, जो कहाँ पे होगी, पेरिस के अंदर ही होगी। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। देखिए मैंने एक एक बात बता रखा और ये भी बताया हूँ कि अगर संविधान के बारे में आप नॉलेज रखते हैं तो 3 से 4 मतलब 2 से 3 क्वेश्चन यानी 4-5 नंबर किसी भी एग्जाम में आपको फ्री में गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, इनके लिए एक आर्टिकल अलॉट है। ये है आपका आर्टिकल 368 और ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो ये भी मैंने बता रखा है। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये दोनों जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ना। जैसे आप अपर हाउस और लोअर हाउस कहते हो ना, ये शब्द की जन्म कहाँ से हुई है, तो ब्रिटेन से हुई है। ब्रिटेन में जो मतलब एक सदन ऐसा था जहाँ पे थोड़ा कम, जिसकी ओहदा जो है छोटा हुआ करता था, तो वो लोग बैठते थे, उसे लोअर हाउस कहा जाने लगा। और जो बड़े ओहदे पे होते थे वो अलग जगह बैठते थे, उसे अपर हाउस कहा जाने लगा। ये शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड की ही देन है,
ठीक है ना, कि राज्यसभा को हम अपर सदन कह देते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कह देते हैं। ऐसे अपने इंडिया में तो इस आधार पे नहीं है कि वहाँ पे बड़े लोग बैठते हैं या छोटे लोग बैठते हैं, लेकिन ये शब्द जो आया है ये ब्रिटेन से ही आया है। इसके अलावा जो नीति निषेध तत्व है यानी डीपीएसपी, ये आपका कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, ये दोनों ही प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आपातकालीन व्यवस्था जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के लिए 3 बेसिकली आर्टिकल को जो है अलॉट किया गया है। प्रस्तावना का भाषा और समवर्ती सूची, ये दोनों ही चीज ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघवाद की अवधारणा ये कनाडा के संविधान से लिया गया है ना। संघ की व्यवस्था, है ना, जैसे आप जानते हैं, एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ कि मान लीजिए अपने इंडिया में संविधान के अंदर 3 प्रकार की सूची की वर्णन की गई है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। सबसे अधिक विषय आपका संघ सूची में है, 100 विषय है ना। इसके अलावा राज्य सूची में दूसरा स्थान है और सबसे कम समवर्ती सूची में है। फिर भी इन तीनों सूचियों के अलावा अगर ऐसा कोई विषय है जो अब तक शामिल नहीं किया गया किसी भी कारणवश, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है। ठीक है, इसे अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है कि अभी तक नॉमिनेट नहीं किया गया। इसके अलावा मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? देखिए, मैंने मृणालिनी साराभाई का बताया था, तो उस दिन इसके फैमिली के बारे में पूरा बताया था। मल्लिका साराभाई का संबंध जो है ये आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये दोनों नृत्य कर लेती है। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में एक साथ दोनों दिया था या फिर इनमें से कोई एक दिया था। ठीक है, इसके अलावा मृणालिनी साराभाई जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित थी। दर्पण स्टूडियो का नाम सुने होंगे, ये इन्हीं से जुड़ा हुआ है, मृणालिनी साराभाई के नाम से। ये मृणालिनी साराभाई कौन थे? तो महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी थी, है ना, विक्रम साराभाई की पत्नी थी। ठीक है, इसके अलावा विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई की जो मतलब संतान है ये है आपका मल्लिका साराभाई, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से एक से अधिक नृत्य कर लेने वाली कैरेक्टर में सोनल मानसिंह भी है, ये भी आपका जो है भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी कर लेती है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, पांडवलेनी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? देखिए, पांडवलेनी गुफाएं ये महाराष्ट्र के नासिक में है ना। इसे जो है एक और नाम दिया गया था, अभी स्मरण नहीं आ रहा है, एक और नाम है इसका, है ना। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, महाबलेश्वर, गेटवे ऑफ इंडिया, जंजीरा का किला, ये सभी के सभी जो हैं आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं, है ना। तो इन सभी चीज को भी ध्यान रखेंगे। अजंता की गुफा, एलोरा, एलिफेंटा, महाबलेश्वर, गेटवे ऑफ इंडिया और जंजीरा का किला, है ना, ये सभी के सभी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है ना। इसके अलावा भीमबेटका का गुफा, है ना, बाघ गुफा, बाघ टाइगर वाला, है ना, ये दोनों एमपी में स्थित है। बराबर की गुफाएं बिहार में स्थित है। राजगीर की गुफाएं भी बिहार में स्थित है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, संविधान के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आर्टिकल 51 के 51 के 1 के में क्या है? देखिए, मैंने कल बताया था और आज भी बताया था भाई कि आर्टिकल 51 का ए जो है इसमें आपका फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया है। ये कब किया गया था? 1976 में किया गया था। कौन से संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। कौन सिंह समिति पे? तो स्वर्ण सिंह समिति पे। ये तो बात हो गई। तो शुरू में कितने किए गए थे? 10। बाद में अभी कितने हैं? 11। तो ये जो एक आए ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा वाला जो है मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया, है ना। शिक्षा मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है। मौलिक अधिकार उन बच्चे के लिए हैं जो 6 से 14 वर्ष तक के बीच में है, उन्हें शिक्षा जो है निःशुल्क लेना उनका जो है फंडामेंटल राइट है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करवाना या दिलाने के लिए जिम्मेवार है पेरेंट्स, तो ये उनका फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। तो जो फंडामेंटल राइट है ये आपका तो भाई आर्टिकल 21 के ए में आपका वर्णित है शिक्षा वाला, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये आर्टिकल 51 ए में ही वर्णित है। मैंने कहा कि भाई 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, तो आर्टिकल 51 के ए के थ्रू भी 11 ऐसे पार्ट बनाया गया है कि 51 के 1 का 1, 51 के 1 का 2, 51 के 1 का 3, इस प्रकार से जो है 11 बार लिखे गए हैं, तो ना। तो सबको चीज को अलग अलग थोड़ा सा आपको देख के रखना है, क्योंकि आजकल मौलिक कर्तव्य से अंदर से जाके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो के होगा ना वो 6 से 14 वर्ष तक को बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दिलाना उन पेरेंट्स का कर्तव्य है। यही मौलिक कर्तव्य जो के अंतर्गत 51 के 1 के में शामिल है। अब यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे समावेश कर लिया है। मैंने आपको पीडीएफ में ये पूरा सीट दे दिया है, बाद बाकी आपका काम हो जाता है। अगर आप देखें
लिखे होते तो ये भी इजी वे में आराम से कर सकते थे, कोई इतना जटिल नहीं है। ठीक है, 51 के ए के ई यहाँ बात कर रहा है कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। ये कौन से हैं? 51 के ए के ई में है। इसी प्रकार से आपका जो है हर एक के लिए अपना अपना, जैसे वन्य जीव आदि संरक्षण से संबंधित 51 के ए का जी है। इसी प्रकार से इससे पहले अभी आपसे पूछा गया था कि भाई जो राष्ट्रीय झंडा वगैरह हैं उनका सम्मान करना, ये किस में आते हैं, तो इसे भी देख लेना है। मैंने पूरा सीट दे दिया आपके सामने है। झंडा वाले का जो है 51 के ए का ए में है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, हमारे देश की स्वतंत्रता में जो भी आदर्श वाक्य जो हमें उकसाया, जो इस प्रकार के कर्तव्य करने के लिए मजबूर किया, उन्हें सम्मान करना, सहेज कर रखना, है ना, आदर्श को। तो इस प्रकार से 51 ए बी में है। तो इस प्रकार से ये पूरा सीट आपके पास है, देख लीजिएगा। मैं ये भी पीडीएफ तो दूंगा ही, तो जिनके पास अभी तक नहीं पहुंचा ये भी देख सकते हैं। और दोस्तों पीडीएफ आपको निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे दी जाती है, सभी एग्जाम की, चाहे तो मैं प्रैक्टिस सेट की, एनालिसिस की, या भी आगामी दिनों में जो भी करवाऊंगा सभी पीडीएफ आपको दिया जाएगा। और पहले जितना भी करवाया हूं दे दिया गया है। देखिए जो बच्चे जाते हैं पीडीएफ पे, टेलीग्राम पे बोलते हैं पीडीएफ नहीं है, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि टेलीग्राम पे जाएं। जो लोगो होती है ना टेलीग्राम पे, जो कलाम साहब की लोगो है, लोगो पे क्लिक कीजिए। लोगो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 सेक्शन निकल के आते हैं। एक फाइल सेक्शन रहते हैं, फाइल सेक्शन में जाइए, जो भी लेटेस्ट होती है पीडीएफ। देखिए मैं रीनेम उनेम करना इतना नहीं जानता, क्योंकि मैं सीधे जैसे ही शेयर का ऑप्शन डालते हूँ सीधे टेलीग्राम आ जाता है, मैं कर देता हूँ, है ना। तो आपको जो भी लेटेस्ट, जैसे एमटीएस का चाहिए, तो एमटीएस का एग्जाम कब से चालू हुआ भाई? 2 मई से चालू हुआ था ना। तो 2 मई से अब तक का जो है, अभी आप तक जो भी है अधिकांश एमटीएस का होगा, और कुछ बीच में प्रैक्टिस सेट का मैंने सीजीएल का करवाया था वो होगा। फिर से मैं स्टार्ट करूंगा, आज एमटीएस से फ्री हो जाऊं, फिर जो है प्रैक्टिस सेट ही प्रैक्टिस सेट है। तो मजे से पढ़िए और अच्छा कीजिए एग्जाम के अंदर, यही हमारी कामना है। बाद बाकी जो भी एग्जाम दिए हैं उनके जो है अच्छे रिजल्ट की विश करता हूँ, है ना। अगला जो प्रश्न है, ड्रिपलिंग पैसिंग किस खेल से संबंधित है भैया? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है ना। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। उसी प्रकार से वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। अभी अभी आपका पूछा गया था कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपने बताया था भाई तीरंदाजी है ना। उसी प्रकार से अगर आपसे कभी पूछ ले कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बता देना बेसबॉल जो है ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। और इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। शकों को किस शासक ने पराजित किया था? तो भैया ये विक्रमादित्य साहब जो है शक को पराजित किए थे। विक्रमादित्य ने एक विक्रम संबंध भी चलाए थे, हालांकि इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है जितना शक संबंध है। शक संबंध चलाए थे कनिष्क। कनिष्क कब चलाए थे शक संबंध? 78 ईस्वी में। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कनिष्क को जो है सेकेंड अशोक कहा जाता है, और इन्होंने जो है इंडिया में आपका ये सिल्क मार्ग का खोज भी किया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तनिष्क लिखा गया यार, ये तो डायमंड का प्रोडक्ट है, क्या नाम है भाई? तनिष्क, है ना। इसने यहाँ पे लिखिए कनिष्क, है ना, यहाँ पे लिखिए आपका कनिष्क, ठीक है, कनिष्क लिख लीजिएगा। कनिष्क को सेकेंड अशोक कहा जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? देखिए अल्लाह रखा जो है ये कुरैशी लगाया है, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मुझे यहाँ तक नहीं मैं पहुँच पाया हूँ कि इनका पूरा नाम अल्लाह रखा कुरैशी था क्या। मैंने आज तक कहीं देखा नहीं इस प्रकार से लिखा हुआ। तो अल्लाह रखा तो तबला से है। बाद बाकी आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन था और आपने क्या आंसर मारा है। मैं होता तो मैं अल्लाह रखा तबला ही मारता, लेकिन ये कुरैशी देखिए मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना। मुझे इसके बारे में थोड़ा सा देखना होगा, हिस्ट्री संभालनी होगी इसकी, है ना। जाकिर हुसैन साहब भी तबला से संबंधित है, और जाकिर हुसैन साहब को अभी अभी 2023 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे 6 आदमी में से। कामर जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? देखिए कामर जनजाति जो है ये आपका राजस्थान वगैरह में पाई जाती है, भील भी पाई जाती है। राजस्थान में मीना समुदाय के काफी लोग पाए जाते हैं। मीना तो आजकल मतलब इसे जनजाति नहीं कहिए, वो तो काफी फेमस हो गया है। अब तो हर जगह जो है देखने को मिल जाता है मीना समुदाय। खास करके अगर आप सरकारी नौकरी में बात करेंगे तो बहुत ज्यादा तादाद है ना। तो कामर जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य की जाती है? तो ये आपका 13 ताली, 13 ताली जो है ये आपका कामर जनजाति है ना। कलबेलिया, घूमर, कठपुतली, गणगौर, 13 ताली, ये सभी के सभी जो है राजस्थान से संबंधित है ना। राजस्थान में मीना समुदाय के लोग भी रहते हैं बहुत सारे, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसके अलावा एक बिश्नोई समाज, बिश्नोई समाज भी आपको राजस्थान में ही मिलेगा। और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिश्नोई समाज कहाँ पाया जाता है, तो भाई राजस्थान में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन क्यों राइज होती है? क्योंकि अमृता देवी बिश्नोई जो है ये एक बार जो वनों की संरक्षण है उनके लिए कदम उठाई थी, तब से जो है बिश्नोई समाज काफी पॉपुलर हो गया। और इसके अलावा रवि बिश्नोई का नाम आपने सुना होगा, जो बॉलर है, आईपीएल में खेलते हैं, है ना। तो इससे भी आप समझ सकते हैं।
इसके अलावा बांग्लादेश का आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश का आधिकारिक मुद्रा टका है। मैंने आज ही बात करा था कि अभी आपका अफगानिस्तान की राजधानी पूछा है तो अगला शिफ्ट जो है बांग्लादेश का टका पूछेगा। और ये बात अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो पहले वाली शिफ्ट में जहाँ पे अफगानिस्तान की राजधानी पूछा है वहां पे जरा 2 सेकंड जाके सुन जरूर लीजिएगा ये बात, ठीक है। तो ये टका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के जो सीमा है ये भारत की स्थलीय सीमा सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ ही लगती है। 3 बीघा कॉरिडोर ये भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से आजाद हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान से आजाद क्या होना मतलब अलग हुआ था। इसके अलावा बांग्लादेश का जो आपका हमारा रिश्ता है काफी गहरा रहा। 1971 में पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था कहीं ना कहीं बांग्लादेश के मामले से ही हम उलझे थे, है ना। इसके अलावा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्र को भारत लाने वाली ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया था? जैसे काफी फेमस रहा था भाई यूक्रेन और रूस का जो लड़ाई है, शायद अभी भी चल रही है लेकिन अभी थोड़ा सा सुस्त पड़ गया है। तेल डालने की जरूरत है, तेल जो है जल के राख हो गई तो वहां पे जो है खाक खाक जल रहा है ना। तो ये जो है ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था। ये खास करके मेडिकल के स्टूडेंट से जो वहां रह के पढ़ाई कर रहे थे इंडिया का, तो उनको निकालने की जो स्कीम मुहिम चलाई गई इसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया। एक ऑपरेशन दोस्त भी चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। ये सीरिया और आपका जो तुर्की के सटे हुए सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया उसके लिए जो मदद अभियान भारत ने भेजा तो इसका नाम ऑपरेशन दोस्त दिया गया। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा संसद में बजट कौन पेश करते हैं? ये कोई पूछने की बात है जी? है जी, बात कर लो। भारत के वित्त मंत्री पेश करते हैं। अगर ये नहीं है तब कौन पेश करेगा? आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा क्योंकि जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट कौन पेश किए थे? तो सनमुखम शेट्टी किए थे। गणतंत्र भारत के प्रथम बजट कौन पेश किए थे? जॉन मथाई किए थे। भारत में सबसे अधिक बार बजट कौन पेश किए थे? मोरारजी देसाई साहब के थे 10 टाइम, है ना। इसके अलावा मोरारजी देसाई के बारे में और क्या है ना, ये सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। और किस पार्टी से बने थे? तो जनता पार्टी से। जो अभी चल रहा है आपका बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनता पार्टी अलग हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल बजट पेश करने वाले प्रथम राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, है ना, योगी आदित्यनाथ की सरकार। इसके अलावा वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का जो है कोई तो मेंशन है नहीं संविधान के अंदर, तो इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण है, तो इसका मेंशन अनुच्छेद 112 में है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1830 के दशक में हेनरी लुई किस कॉलेज के अध्यक्ष थे? ऐसे प्रश्न पूछे गए। 1830 नहीं था ये, 1830 नहीं बताया था, ये 1820 या 20 से 30 बताया था शायद, है ना। बताइएगा कि इसमें एग्जैक्ट मतलब ये क्या था ईस्वी, है ना, क्वेश्चन तो यही था। 1820 से 30 के दशक में हेनरी लुई किस कॉलेज के अध्यक्ष थे? तो हिंदू कॉलेज के। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? सैयद अहमद खां। बालिका विश्वविद्यालय नहीं, खाली बालिका जो स्कूल है ये सबसे पहले कौन बसाया? फूले दाम्पति। और बालिका विश्वविद्यालय बनाया था डीके कर्वे। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार सहित देश के तटरेखा की कुल लंबाई पूछी गई थी, तो ये भी कोई पूछने वाली बात है जी। 7516 किलोमीटर होता है। इसके आगे पॉइंट भी है, 6 लगा दीजिएगा, है ना, लेकिन यहाँ 7516 ही रहता है। तो 7516 किलोमीटर है। देश में तटरेखा में सबसे ज्यादा लंबा जो है ये गुजरात का है। सेकेंड स्थान आंध्र प्रदेश का है तटरेखा में। सबसे छोटी तटरेखा जो है गोवा का है, और गोवा जो है एरिया के हिसाब से भी सबसे छोटा स्टेट है इंडिया के अंदर। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये तटीय राज्य हैं 9 इंडिया में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। मेंटल के ऊपरी भाग या फिर भूप्रपटी को क्या कहा जाता है? देखिए मैंने बता रखा है कि जिस पे हम लोग चलते हैं ना, इसे आप मोटे मोटे तौर पे, है ना, भूप्रपटी मानिए। जो इसके बीच वाले मिड पार्ट है इसे मेंटल, बीच वाले पार्ट जो है ये पागल है, मेंटल है। और नीचे वाले जो है क्रोड है, गुरुमंडल है। इसे गुरुमंडल भी कहते हैं या फिर क्रोड कहते हैं। कहाँ पे क्या बहुलता होती है ये बता दिया है। क्रोड में आपको नीफे की बहुलता होती है। नीफे मतलब निकेल और फेरस होता है। लोहा मतलब निकेल और लोहा, ये नीचे सबसे ज्यादा पाया जाता है गुरुमंडल या क्रोड के अंदर। ऊपर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो तत्व पूछेगा तो आपका ऑक्सीजन। आपके पास यही चार्ट मैंने पहले भी दिखाया था, यही चार्ट मैं अभी भी दिखा रहा हूँ। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 47%, उसके बाद सिलिकॉन 28%। ऑक्सीजन जो है ये तत्व में आ गए, तो कोई धातु नहीं है, न तो नॉन मेटल है। इसके अलावा सिलिकॉन जो है ये उपधातु में आ गए, अर्धचालक में आ गए। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 40-20-60 8-7-15 75% तो यही हो गया। अब 25% में इन सभी चीजों हैं जिसमें जो सबसे ज्यादा तत्व है ये आपका एल्युमिनियम
एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जो है 8% है, यानी 1/3 है सभी धातुओं में, मतलब जितने भी धातु तत्व पाए जाते हैं इनमें से जो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा है 8%। ठीक है, लेकिन मैंने ये भी साथ ही साथ बताया था कि अगर ओवरऑल इस पृथ्वी पे अगर इन लेयर को भूल जाया जाए कि भाई क्रस्ट मेंटल क्रोड, इसको मैं भूल गया 2 मिनट के लिए, अगर मुझसे ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ लिया कि इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो हम लोहा मार देंगे ऑब्वियसली। ठीक है, ये भी बताया है ना। इसके अलावा भारत 2 राष्ट्रों में बांटने का सबसे पहले सुझाव कौन दिया था? भैया ये उपज जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना की है ना, कि भारत को 2 राष्ट्रों में बांटो, है ना, ये मोहम्मद अली की जिन्ना की है। और ये आप समझते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये मुस्लिम लीग से भी जुड़े हुए थे, मुस्लिम लीग से। और मुस्लिम लीग जो है अलग स्वतः अलग राष्ट्र की मांग भी करा था, 1940 में करा था, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, तो इन्होंने ही मांगा था। लेकिन जो ये पाकिस्तान शब्द है ये देने वाला जो है ये रहमत अली है, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। रहमत अली एक अलग व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान शब्द को दिया था। इसके अलावा 2022 में पद्म श्री प्राप्त करने वाले नर्तक, ये डांसर, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो आप बताइएगा कि इस डांसर का नाम क्या था, क्योंकि भाई ऐसे तो पता नहीं चलेगा। इसके अलावा मुगल काल में, क्योंकि पद्म श्री है, अगर पद्म भूषण वगैरह होते ना तो आदमी जो है पता करता, लेकिन पद्म श्री है तो ये पता होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पद्म श्री बहुत आदमी को मिलता है, इतना कहाँ याद रहता है। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा किसके शासन काल में चलाई गई? तो भैया ये अकबर के काल में चलाई गई थी, है ना। तो ये सब था जी। 10 ताला बंदोबस्त भी अकबर के काल में चलाया था, टोडरमल ने चलवाया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में आए प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।